हेलो स्टूडेंट, हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस समय हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग के जो एमसीक्यूज़ है वो डिस्कस कर रहे हैं। ऑलमोस्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। थोड़े बहुत बचे हैं जो क्वेश्चन, रिमेनिंग क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करके इसको एंड कर देंगे। ओके, देखिए जितने भी मेन मेंटल हेल्थ नर्सिंग के मैंने डिसीज़ थे, डिसऑर्डर थे, जिनमें सिम्टम थे, थ्योरीज थी, मैंने सारे पढ़ा चुकी हैं। तो आई होप आप लोगों को प्रीवियस क्लास में आपने देख कर के पता कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। और ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग से 5 मार्क्स का पक्का आता ही आता है। और इनमें मोस्ट ऑफ दी आप देखेंगे ना तो उसमें क्या आपको पूछेगा, टर्म्स ज़्यादा पूछे जाते हैं और जितने भी मेडिसिन्स है इनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है और थ्योरीज़ के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए। और बुल्लर के जो 4A है वो आप देख लीजिएगा, जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाए हैं। ये यानी कि ये सारे जो मेन क्वेश्चन है, मेन पोर्शंस है वो एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफरेंस बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। मैंने कल बताया था, आप लोगों को डिटेल में नहीं बता पाई थी, तो आज वो साइकोसिस और न्यूरोसिस के बारे में पढ़ लेंगे। ऑप्शन देखिए, इनसाइड, ऑप्शन बी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ऑप्शन सी ड्यूरेशन, ऑप्शन डी सीवियरिटी। नाउ राइट आंसर इज इनसाइड। ठीक है, जो साइकोसिस और न्यूरोसिस है क्या चीज़ देख लेते हैं, इसमें क्या क्या सिम्टम्स डिफरेंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें डिफरेंस होती है। ठीक है, psychosis and neurosis difference mentally health condition that can be क्या है thereby the symptom severity and impact। हम लोग कैसे डिफरेंस करेंगे दोनों में, कैसे कैसे अलग करेंगे, सीवियरिटी, इम्पैक्ट और सिम्टम के बेसिस पे, जो डेली लाइफ में वो लोग करते हैं उसके बेसिस पे हम दोनों को डिफरेंस करेंगे। चलिए देखते हैं साइकोसिस क्या है और न्यूरोसिस क्या है। सिम्टम्स पहली बार देख लेते हैं। पहले क्या है, न्यूरोसिस के देखते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, हाइपोकॉन्ड्रिया, डिसेक्टिव स्ट्रेट, ये क्या काय के सिम्टम है, न्यूरोसिस के। और साइकोसिस के क्या आएंगे, हेलुसिनेशन, डेल्यूशन, पैरेनोया, इम्पेयर्ड स्पीच। ठीक है, इम्पेयर्ड स्पीच, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। क्या है इसमें, क्या देखने को मिलेंगे, साइकोसिस में हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा, डिल्यूजन देखने को मिलेगा, इम्पेयर्ड स्पीच देखने को मिलेगा और डिसओरिएंटेड स्पीच देखने को मिलेगी। ठीक है, ये काय का था, साइकोसिस का। न्यूरोसिस में क्या देखने को मिलेगा, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, हाइपोकॉन्ड्रिया और क्या देखने को मिलेगा, डिसेक्टिव स्टेटस। ये उसमें देखने को मिलेगा, काय में, न्यूरोसिस में। और साइकोसिस में क्या है, हेलुसिनेशन, डिल्यूशन, इम्पेयर्ड स्पीच और डिसऑर्गेनाइज स्पीच। आप दोनों को समझ में आ रहा होगा, दोनों के अलग अलग डिफरेंस है। इसमें टेबल बन नहीं पा रही थी, थोड़ा छोटा हो गया था, इसीलिए मैंने बनाया नहीं। अभी नीचे दिखाऊंगी लेकिन वो क्लियर नहीं है। आपको क्लियरिटी से समझ में आए इसीलिए अलग अलग बता रही मैं। अब देखिए सीवियरिटी क्या है, न्यूरोसिस क्या होता है, माइल्ड इलनेस होता है, बाकी साइकोसिस क्या होता है, सीवियर इलनेस होता है। ओके, इम्पैक्ट क्या होता है, इफेक्ट द डेली फंक्शन बट द टॉपिकली रिजल्ट लूज टच एंड रियलिटी। ओके, क्या होगा न्यूरोसिस में, क्या होगा, इम्पैक्ट डेली फंक्शनिंग बट द टिपिकली रिजल्ट ऑफ लूज टच विथ रियलिटी। ओके, नेक्स्ट क्या है, मैंने पहले क्या बताया, साइकोसिस और न्यूरोसिस में इंसाइट का डिफरेंस है, बाकी ज़्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है। इंसाइट मतलब एक को पता होगा कि मुझे बीमारी है, दूसरे को ये पता ही नहीं होगा कि मेरे को बीमारी नहीं है। तो क्या है, नेक्स्ट क्या होगा, न्यूरोसिस में उसको पता नहीं होता कि मेरे को ये बीमारी, मेरे को ये प्रॉब्लम है या मुझे, उसमें क्या है, इंसाइट क्या होगा, वो नहीं अपसेंट रहेगा। इसमें क्या है, इंसाइट पता रहेगा। ठीक है, इम्पेयर्ड फंक्शन और उसको मालूम है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। इसमें दिया है लेकिन उतनी क्लियरिटी से आप लोगों को नहीं दिखवाता, इसीलिए मैंने नहीं बताया था। देखिए क्या है, सीवियरिटी क्या है, ये माइल्ड मेंटल इलनेस है और ये मेजर मेंटल इलनेस है। जो है न्यूरोसिस माइल्ड माइनर मेंटल इलनेस, साइकोसिस मेजर मेंटल इलनेस। फीचर क्या है, एबनॉर्मल इन क्वालिटी, एग्जाम्पल एंजाइटी। और इसमें क्या है, एबनॉर्मल इन क्वालिटी, हेलुसिनेशन। इसमें इंसाइट क्या है, प्रेजेंट है। न्यूरोसिस में क्या होगा, क्या है, प्रिजर्व्ड होगा। और
साइकोसिस में क्या होगा, अफेक्टेड होगा। ठीक है, ये ट्रीटमेंट क्या है, साइकोलॉजिकल थेरेपी, और क्या होगा, ड्रग होगा, और इसमें ड्रग और ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होगी। ठीक है, इसमें साइकोलॉजिकल थेरेपी होगी और ड्रग होगी, और उसमें क्या होगा, ड्रग और ईसीटी होगी। ये सारी चीज़ें थी, लेकिन क्या है कि इसमें प्रॉपर दिख नहीं पाता, इसलिए मैंने थ्योरिकल पोर्शन लिया। इसमें ट्रीटमेंट क्या क्या दे सकते हैं, देखो न्यूरोसिस में मैंने बताया साइकोथेरेपी दे सकते हैं, ड्रग दे सकते हैं, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करवा सकते हैं, और बिहेवियर थेरेपी दे सकते हैं। काय में दे सकते हैं, न्यूरोसिस में। अब साइकोसिस में क्या होगा, साइकोसिस क्या है, मेजर प्रॉब्लम है। तो मेजर प्रॉब्लम में क्या होगा, एंटी साइकोटिक ड्रग देंगे, एंटी डिप्रेशन ड्रग देंगे, लिथियम थेरेपी चलाएंगे, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी चलाएंगे। ये सारी चीज़ हो गई। आई होप आपको साइकोसिस और न्यूरोसिस में डिफरेंस समझ में आया होगा। Now next question, rapid speech in which word are क्या है, strong together without meaning। ओके, क्या है, वो जो भी पर्सन है वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा बोलते जाएगा बोलते जाएगा बोलते जाएगा, लेकिन क्या होगा, विदाउट मीनिंग, उन बातों का कोई सेंस ही नहीं है और एक दूसरे से मैच नहीं खाती, ऐसी चीज़ को क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए वर्ड सलाद, ऑप्शन बी फ्लाइट्स ऑफ आइडिया, ऑप्शन सी न्यूओलॉगिज्म, ऑप्शन डी इकोलेलिया। तो राइट आंसर क्या होगा, वर्ड सलाद। क्या होगा, बहुत सारा कोई बंदा बोल रहा है और हर एक बात का किसी और अन्य बात से कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्ड सलाद। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, lithium the drug of choice of bipolar disorder has been narrow therapeutic drug range। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इसका कितना दे सकते हैं, 2.0 MU पर लीटर टू 2.25। ठीक है, 1.1 to 3.0 मोलिक्यूल पर लीटर, ऑप्शन सी 0.7 टू 1.3 मॉलिक्यूल पर लीटर, ऑप्शन डी 1.0 टू 5 मॉलिक्यूल पर लीटर। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी 0.7 टू 1.3 मॉलिक्यूल पर लीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, an extrapyramidal symptom that a potentially invisible side effect of chlorpheniramine and other antipsychotic drug। जो क्या है, क्या करते हैं, जो हम एंटीसाइकोटिक ड्रग लेते हैं उनके इनरिवर्सिबल जो सिम्टम्स होते हैं, साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो उनको क्या कौन से होते हैं, ये देख लीजिए। स्यूडो पार्किंसंस, ऑप्शन बी ट्राइटिकोलाइस, ऑप्शन सी ट्राइविस डिस्काइनेसिया, ऑप्शन डी ओकिलोजेरिक क्राइसिस। नाउ राइट आंसर इज ट्राइडिव डिस्काइनेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a disorder in which the patient maintain a fixed posture without any movement। ऐसा कौन सी बीमारी है जिसमें जो पेशेंट है वो एक पोर्शन में ही रहेगा, अब विदाउट एनी मूवमेंट, यदि उसको दर्द हो रहा है तो भी उसी पोर्शन में रहेगा, उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए मैनेरिज्म, ऑप्शन बी केटाप्लेक्सी, ऑप्शन सी निगेटिविज्म, ऑप्शन डी प्रिजर्वेशन। नाउ राइट आंसर इज केटाप्लेक्सी। ठीक है, यदि आता है कि देखो पेशेंट इज मेंटेन द फिक्स पोस्चर विदाउट एनी मूवमेंट, तो क्या होता है, वो केटाप्लेक्सी कहलाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग वाज स्टार्टेड, कब हुआ था। ऑप्शन ए 1983, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1993। नाउ आंसर इज A 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन, risperidone is a, ऑप्शन ए एटॉपिकल एंटी डिप्रेशन, ऑप्शन बी एटॉपिकल एंटीसाइकोटिक, ऑप्शन सी सीजोफ्रेनिक ड्रग, ऑप्शन डी मूड स्टेबलाइजर। नाउ राइट आंसर इज एटॉपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन, circumstantiality is disorder of, ऑप्शन ए थॉट, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी परसेप्शन, ऑप्शन डी मेनिया।
Now right answer is thought disorder. Next question. The psychotic person invent new words that are meaningless to other but have symbolic meaning to psychotic person. It is called. क्या होगा, एक साइकोटिक पर्सन है, वो बातें कर रहा है लेकिन वो मीनिंगलेस है, हमारे लिए तो कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन यदि दूसरा साइकोटिक पर्सन है उस बात को समझ पा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? एसोसिएटिव लूजनेस, ऑप्शन बी क्लॉन्ग एसोसिएशन, ऑप्शन सी न्यूओलॉगिज्म, ऑप्शन डी वर्ड स्लॉथ. नाउ राइट आंसर इज न्यूओलॉगिज्म. जब क्या होता है कि यदि एक साइकेट्रिक पर्सन है, वो क्या है, बहुत सारी बातें कर रहा है लेकिन क्या है, हमको उसका मीनिंग कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मीनिंगलेस लग रहा है, लेकिन जो दूसरा साइकेट्रिक पर्सन है वो उस बातें को समझ रहा है तो उसको, उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे? न्यूओलॉगिज्म. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. फियर ऑफ पेन इज टर्म अस. तो क्या है, पेन से जो डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? देख लेते हैं. ऑप्शन एल्गोफोबिया, ऑप्शन बी जीनोफोबिया, ऑप्शन सी एगारोफोबिया, ऑप्शन डी एक्सोफोबिया. क्या है? जीनोफोबिया, जूफोबिया, एगारोफोबिया, एल्गोफोबिया. तो क्या होगा इसका? एल्गोफोबिया. फियर ऑफ पेन इज कॉल्ड एल्गोफोबिया. मैं आगे अभी पूरे फोबिया आज डिस्कस कर लूँगी एक साथ, तो आपको पूरा डिफरेंस समझ में आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट डिस्कवर्ड द ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन इज. कौन सी जो कहना चाहिए कि एंटी डिप्रेशन ड्रग है वो सबसे पहले डिस्कवर की गई थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं. क्लोमाइपेरामाइन, ऑप्शन बी इमिप्रामाइन, ऑप्शन सी वेलिनाफिक्सिन, ऑप्शन डी स्टार्टालाइन. तो क्या होगा राइट आंसर? इमिप्रामाइन. इमिप्रामाइन इज अ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन ड्रग टू डिस्कवर फर्स्ट. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इंट्रोड्यूस इन ईयर. जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही वो एक्ट है जब जो अंडर एज बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए, जो उनके अधिकारों के लिए एक्ट आया गया था, ये वो चीज़ है. तो ये एग्ज़ाम में पूछता है. इट इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ऑप्शन देख लेते हैं. 1984, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1988. नाउ राइट आंसर इज 1986. 1986 इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज कोई ना कोई एग्ज़ाम में आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. ठीक है. बच्चों के अधिकारों के लिए जो था वो था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. नाउ राइट आंसर. Delirium tremor usually start how many days after the drink of alcohol? Option A 2 to 5 days, option B 1 to 2 days, option C 6 to 8 days, option D 8 to 10 days. एल्कोहल कंजप्शन के बाद या एल्कोहल लेने के बाद में डिलीरियम ट्रीमर कितने दिनों में दिखते हैं? नाउ ऑप्शन सही उत्तर क्या होगा? 2 से 5 दिनों में. यदि आज किसी बंदे ने एल्कोहल ली है तो 2 से 5 दिनों के भीतर उसको डिलीरियम ट्रीमर दिखना चालू हो जाएंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Which among the following type of schizophrenia thought to heavy worst progression? ठीक है, ऐसा कौन सा सिजोफ्रेनिया है जिसमें ठीक होने की गुंजाइश बहुत कम है? ऑप्शन ए रेसिडुअल, ऑप्शन बी हैबीफेरिक, ऑप्शन सी केटाटोनिक, ऑप्शन डी पैरानॉइड. नाउ राइट आंसर इज हैबीफेरिक सिजोफ्रेनिया. हैबीफेरिक सिजोफ्रेनिया में वर्स्ट प्रोग्नोसिस देखने को मिलती है. Now next question. The subjective feeling about what is right or wrong in psychiatric medicine is called. क्या है? सब्जेक्टिव फीलिंग है राइट और रॉन्ग. जब हम मेडिसिन देते हैं तो राइट और रॉन्ग की जो फीलिंग आती है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए वैल्यू, ऑप्शन बी रिलीजन, ऑप्शन सी बायो इथिक्स, ऑप्शन डी मोरालिटी. Now right answer is morality. Option D morality. Next question.
इन फॉलोइंग विच इज नॉट अ साइक्लिक एंटी डिप्रेशन ड्रग. ओके, साइक्लिक एंटी डिप्रेशन ड्रग. ऑप्शन ए इमिप्रामाइन, ऑप्शन बी ओलेनोजिनापाइन, ऑप्शन डी अमिथ्रापिथेलाइन, ऑप्शन डी मेनसिविन. ठीक है, मैं इसीलिए आपको इसमें डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी सारी एंटी डिप्रेशन ड्रग पढ़ा चुकी हूँ. तो ये कौन सा आंसर होगा? ओलेजिनापाइन. ठीक है, ओनजिनापाइन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप ऑफ ड्रग इज ऑल्सो नोन एज द, क्या है? थाइमोलिपिटिक्स. क्या है थाइमोलिपिटिक्स? क्या है? ऑप्शन ए एंटीमेनिक, ऑप्शन बी एनाल्जेसिक, ऑप्शन डी एंटी डिप्रेशन, ऑप्शन सी एंटी डिप्रेशन, ऑप्शन डी एंटी पार्किंसन. नाउ राइट आंसर इज एंटी डिप्रेशन ड्रग. क्या है? थाइमोलिपिक्स क्या है? एंटी डिप्रेशन ड्रग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which group of drug that increase the catecholamine level of brain. क्या है? केटोसिलामाइन लेवल जो ब्रेन का है वो लेवल को बैलेंस करके रखती है. तो क्या होगा? कौन सी ड्रग है? यदि ये इसका ज़्यादा हो जाता है तो मेनिया हो जाता है, और इसका लेवल जो कम हो जाता है तो क्या होगा? डिप्रेशन होगा. तो इसका जो लेवल मेंटेन करने के लिए जो ड्रग दी जाती है वो कौन सी है? देख लेते हैं. एंटीमेटिक, एंटीमेनिक, एंटी डिप्रेशन, ऑल ऑफ दी अबव. नाउ राइट आंसर इज एंटी डिप्रेशन ड्रग. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट एल्केलाइन आयन which is used for treatment of psychiatric illness. ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी पोटेशियम. क्या है? इसमें स्मॉलेस्ट एल्केलाइन आयन कौन सा होगा? लिथियम. ठीक है, लिथियम बहुत बड़ा रोल का प्ले करता है क्योंकि एक बाईपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है. चलिए वन लाइनर देख लेते हैं, यानी कि वन वर्ड देख लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में क्या पूछता है कि मीनिंग पूछ लेता है. छोटे छोटे वर्ड पूछता है, इनकी मीनिंग पूछ लेता है. ठीक है, या फिर कोई सेंटेंस दे देगा, इसका मीनिंग क्या है ये पूछ लेगा. साइकेट्रिक से अधिकांश ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं. स्लीप वॉकिंग इज ऑल्सो नोन एज, अब मैंने ये पढ़ा चुका है. जो नींद में चलते हैं उनको क्या बोला जाता है? सोमेनो एम्बोलिज्म. ठीक है, क्या है? सोमेनो एम्बोलिज्म. स्लीप टॉकिंग, जो नींद में क्या करते हैं? टॉक करते हैं, बातें करते हैं, वो उनको क्या बोलते हैं? सोमिनोलोक्यू. नेक्स्ट क्या है? म्यूटिज्म. क्या है? म्यूटिज्म इज ऑल्सो नोन, क्या कहलाता है? इमोबिलिटी इन स्पीक. ठीक है, बात ही नहीं करना क्या कहलाता है? म्यूटिज्म. बोलते हैं ना म्यूट हो जाओ वाली बात है ये. सोमिनो एम्बोलिज्म और सोमिनो क्यू, ये दोनों हो गए स्लीप वॉकिंग एंड स्लीप टॉकिंग. एमनेसिया, ये तो बहुत पता ही होगा. एब्सेंस ऑफ मेमोरी, इंसोम्निया, लैक ऑफ स्लीप. क्या है? एक्नेशिया, एब्सेंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड मोटर एक्टिविटी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्या है? डिलीरियम इज ऑल्सो नोन एज, इट्स अ डिसऑर्डर ऑफ, इसमें क्या आंसर आएगा? एक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेट एंड इट्स कॉन्शियसनेस डिसऑर्डर. ठीक है, डिलीरियम क्या है? कन्फ्यूजनल वाली स्टेट है, और ये क्या आएगा? कॉन्शियसनेस डिसऑर्डर है. नाउ नेक्स्ट क्या है? disorder of consciousness in which patient remain the motionless and mute. Option A confusion, option B stupor, option C hallucination, option D clouding a consciousness. Now right answer is stupor. ठीक है, म्यूटिज्म या stupor बोल सकते हैं, एक ही चीज़ है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिल्यूशन इज नेगेशन इज ऑल्सो नोन एज. क्या है? निहिलिस्टिक डिल्यूशन एंड क्वार्टर्ड डिल्यूशन, ये चीज़ है.
नाउ नेक्स्ट, abnormal involuntary movement occur the sudden repeatedly and purposeless term. ओके, क्या होगा, ये इकोलेलिया के जैसे ही है, लेकिन ये है कि इसमें क्या है, सडन और रिपीटेटिव बिहेवियर होगा, उसको बोलेंगे टिक। थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है इसमें। वो क्या है, इकोलेलिया में क्या है कि आप जो बोलते हो उसी उसी को दोहराता है, लेकिन इसमें क्या है कि रिपीटेटिव बिहेवियर है, उसको दोहराते, इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, उसको करते ही जाएगा, इस टाइप का टिक्स कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट, द बिहेवियर थेरेपी दैट इज यूज्ड द ट्रीटमेंट ऑफ कंडीशन विच आर प्रेजेंट बट अनडरस्टेबल, एग्जाम्पल एल्कोहल डिपेंडेंट। ओके, तो क्या इसमें कौन सी थेरेपी देंगे? ऑप्शन ए ईटीसी, ऑप्शन बी ईसीटी, ऑप्शन बी फ्लॉडिंग, ऑप्शन सी एवर्जन थेरेपी, ऑप्शन डी सिस्टमेटिक डिस्टेंशन। नाउ राइट आंसर इज एवर्जन थेरेपी। पता है ना एल्कोहल के लिए कौन सी थेरेपी दी जाती है? एवर्जन थेरेपी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the group of mentally retarded children often the required nursing care support and has IQ level below 20। अब देखिए मैंने पढ़ा दिया है आपको IQ के बारे में पूरा, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि बिलो 20 जिसका IQ लेवल है उसको हम किस लेवल में रखेंगे। तो देखिए ऑप्शन ए माइल्ड, ऑप्शन बी सीवियर, ऑप्शन सी प्रोफाउंड, ऑप्शन डी मॉडरेट। नाउ राइट आंसर इज प्रोफाउंड लेवल बोलते हैं। मालूम है ना बिलो 20 वाले कितने में आएंगे? प्रोफाउंड में। ठीक है, ये मैंने पढ़ा चुका है ऑलरेडी आप लोगों को। इमेज के साथ में क्या है, टिलोमेनिया क्या होता है? हेयर पुल करना, अनविजिबल हेयर को खींचते रहना। ठीक है, ये चाइल्ड डिसऑर्डर है, बच्चों का होता है ना, किसी किसी बच्चे की आदत होती है अपने बालों को खींचने की, वही वो है ये टाइकोटिलेमेनिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ कॉमन कॉज ऑफ सुसाइड? ऑप्शन ए मेजर डिप्रेशन, ऑप्शन बी ड्रग डिपेंडेंसी, ऑप्शन बी सीजोफ्रेनिया, ऑप्शन डी मैनिक अटैक। देखिए बताइए कौन सा ऐसा पेशेंट है जो कहना चाहिए सुसाइड नहीं करेगा या कम चांसेस होते हैं सुसाइड करने के, तो वो क्या है? मैनिक अटैक। मेनिया के पेशेंट हाइपर एक्टिव देखने को मिलेंगे, खुश देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वो सुसाइड बहुत कम करते हैं, रेयर कंडीशन में ही देखने को मिलता है। ये देख लेते हैं, कुछ डिसऑर्डर है ऐसे जो इफेक्ट की वजह से होते हैं और इनके नाम कुछ उसमें एग्जाम में आते हैं। तो क्या है? यूफेरिया, दिस इज अ पेशेंट हैज कंसर्न्ड सेंस ऑफ प्लेजेंट एंड फीलिंग। ठीक है, क्या होगा? प्लेजेंट होगा, प्राइस फील करेगा। नेक्स्ट क्या है? इलेशन, इट इज़ अ जॉयफुल अफेक्ट, दिस इज अ मोटर एक्टिविटी लेवल पेशेंट इन इंक्रीज। इलेशन क्या है? इसमें क्या है? पेशेंट जॉयफुल रहेगा यानी कि खुश रहेगा और हाइपर एक्टिव रहेगा। नेक्स्ट क्या है? एक्सलिटेशन, इसमें क्या होगा? पेशेंट इज डिल्यूशन, ग्रेंडियोसिटी एंड इलेशन सिम्टम आर आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, इसमें क्या रहेगा? पेशेंट को डिल्यूशन रहेगा। नेक्स्ट क्या है? इस्टेमी, सीवियर एलिवेटेड ऑफ मूड, इंटेंशन, सेंस एंड रप्चर, प्रेजेंट हाई लेवल ऑफ हैप्पीनेस। इसमें क्या मिलेगा? हैप्पीनेस का आपको हाई लेवल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है? डिप्रेशन, डिप्रेशन में पता है पेशेंट कैसा होगा? होपलेस, हेल्पलेस, वर्थलेस। नेक्स्ट क्या है? ग्रिफ पूछता है अधिकांश। ठीक है, डिप्रेसिव सिम्टम ड्यू टू द लॉस ऑफ एक्यूट लॉस ऑफ मेमोरी, फैमिली मेम्बर्स etc। ठीक है, ग्रिप में क्या होगा? डिप्रेशन की कंडीशन होगी। क्यों होगी? यदि आपने किसी अपने फैमिली मेम्बर को खो दिया या किसी करीबी को खो दिया, ये बहुत सारी जिस चीज़ को आप बहुत अपना मानते हो, ऐसा लगता है कि इसके बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता, ये जिस पर्सन के बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता, यदि आप उसको खो देते हो वो क्या कहलाता है? और उसके बाद में आप डिप्रेशन में जाते हो, वो सिम्टम कॉज करते हो, वो क्या कहलाता है? ग्रिफ। एंजाइटी का तो आप लोगों को पता है, अनरिस्पेक्टफुल रिएक्शन, इट इज़ द इमेजनरी एंड कोई भी यदि काम है हम कर रहे हैं हमसे नहीं हो पा रहा तो हम लोगों को एंजाइटी हो जाती है या टेंशन हो जाता है। अपेथी,
लैक ऑफ इमोशंस, जिसमें कोई इमोशंस नहीं है, ना तो अच्छा, ना तो बुरा, ना तो खुश, ना तो दुखी, दैट इज कॉल्ड एपैथी। एम्बिवैलेंस, it is the condition the patient has two opposite ideas feelings towards some same person and same condition। एक ही कंडीशन है लेकिन उसके पास उसके लिए दो आइडियाज है, दो बातें हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी बोल सकते हो, दैट इज कॉल्ड एम्बिवैलेंस। हमने अभी तक क्या पढ़े, ये डिसऑर्डर थे काय के, इफेक्ट के। अब क्या है डिसऑर्डर, थॉट के। तो थॉट के डिसऑर्डर हम लोग देख लेते हैं। फ्लाइट्स ऑफ आइडिया, आपको पता है फ्लाइट्स क्या है, गोइंग फ्रॉम सब्जेक्ट टू अनदर सब्जेक्ट। क्या होगा, एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ नहीं कि दूसरे सब्जेक्ट पे चला गया, या एक बात को पूरी कंप्लीट किया ही नहीं और दूसरी बात पे चला गया, दैट इज कॉल्ड फ्लाइट्स ऑफ आइडिया। नेक्स्ट, थॉट ब्लॉकिंग। थॉट ब्लॉकिंग में क्या आएगा, कंप्लीटली ब्लॉकिंग एंड टिपिक हैंड। ओके, थॉट ब्लॉकिंग समझ में आ गया, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाना। नेक्स्ट क्या है, प्रिजर्वेशन, रिपीटेटिव बिहेवियर, थॉट पैटर्न इज सब्जेक्ट इवेंट आफ्टर अ कन्वर्सेशन इज ओवर। ओके, किसी के साथ कोई कन्वर्सेशन नहीं करना, एंड कर देना, ख़त्म कर देना और चुपचाप अलग एक साइड में रहना। ठीक है। न्यूलॉगिज्म, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, कॉइनिंग न्यू वर्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ट्रेजेनिलिटी, ट्रेजेनिटिटेलिटी, मूव फ्रॉम द आइडिया टू अनदर, एक आइडिया से दूसरे आइडिया पर मूव करना। ठीक है। विद आइडिया कनेक्ट स्पेसिफाइकली बट नेवर गेटिंग टू द मेन पॉइंट। ओके, यहाँ से वहाँ दूसरे आइडिया पे घूमते रहना, लेकिन जो पॉइंट की बात है वो कभी ना करना। ये थे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये वाला बताया। न्यूरोलॉजिज्म भी बता दिया। वर्ड सलाद मैंने ऑलरेडी ऊपर बता दिया है। बहुत सारी बातें करना लेकिन किसी का किसी से कोई होना सेंसलेस बातें, वर्ड सलाद। इको ले लिया, किसी और को देख कर के वो जैसा बोल रहा है वैसा करना, जैसा कर रहा है वैसा करना, इको ले लिया। ठीक है, यानी कि किसी की कॉपी करना इको ले लिया कहलाता है। थॉट ब्लॉकिंग पढ़ा चुकी हूँ मैं। क्लीनिंग, प्यूपिल हेयर क्लीनिंग में भी वर्ड चॉइस टू बेस्ट। ठीक है, ऑन द साउंड वर्ड वेदर देन इट्स मीनिंग। क्लीनिंग का मतलब होता है कि आप बहुत ही सोच समझ के करने वाली बात है। डेवलपमेंट, pupil is development by scheme coin and ideas that are only semi related, थोड़ा सा रिलेटेड होगा इसमें। प्रिजर्वेशन में आप लोगों को पढ़ा चुकी। ये थे पूरे थॉट के आइडियाज़। इसमें नाम देख लीजिए, मोस्ट ऑफ दी कौन कौन से, इको ले लिया पूछा जाता है, वर्ड सलाद पूछा जाता है, न्यूरोलॉजिज्म पूछा जाता है, ट्रेंजिलिटी बहुत कम पूछा जाता है लेकिन ये भी पूछा जा सकता है। बस इतने ही है। प्रिजर्वेशन का तो आप लोगों को पता ही है, थॉट ब्लॉकिंग पता है, फ्लाइट्स ऑफ आइडिया पता है। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है ये क्या है, छोटे छोटे वर्ड है लेकिन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये पढ़ाया है। लेकिन और एक चीज़ है, जो लिथियम थेरेपी है ब्लड में, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो देख लेते हैं थेरेपेटिक रेंज क्या होगी लिथियम की ब्लड में। 0.6 to 1.2 मोल पर लीटर। और टॉक्सिक लेवल क्या होगा, ऐसा कौन सा लेवल है, यदि उससे ज़्यादा हो जाए तो टॉक्सिक होगा। तो ग्रेटर देन 1.5 मोल पर लीटर या 2 मोल पर लीटर होगा तो क्या होगा, टॉक्सिसिटी कॉज करने लगेगा लिथियम। लिथियम में ब्लड का लेवल कितना होना चाहिए, 0.6 से लेके 1.2 तक ही होना चाहिए। ठीक है। नाउ मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं आपको पूरा आज फोबिया क्लियर करूँगी। तो देख लेते हैं सम कॉमन फोबिया। पहला क्या है, एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया मीन्स क्या होता है, फियर ऑफ हाइट। हाइट प्लेसेस से डर लगना क्या कहलाता है, एक्रोफोबिया कहलाता है। दूसरा क्या है, एरोफोबिया, फियर ऑफ फ्लाइंग। उड़ने से डर लगना क्या कहलाता है, एरोफोबिया कहलाता है। नाउ क्या है, अमेक्सोफोबिया, फियर ऑफ ड्राइविंग। गाड़ी चलाने से डर लगना कहलाता है अमेक्सोफोबिया। एक्वाफोबिया क्या कहलाता है, फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ वाटर क्या है, एक्वाफोबिया या हाइड्रोफोबिया भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट, आर्चियोफोबिया, फियर ऑफ स्पाइडर्स, मकड़ी से डर लगना। नेक्स्ट,
एस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ स्टॉर्म्स, स्टॉर्म से डर लगना क्या कहलाएगा? एस्ट्राफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आएगा? छोटे स्पेस से डर लगना, ठीक है। फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेस, छोटे जगह से डर लगना क्या कहलाएगा? क्लस्ट्रोफोबिया। क्या है? डेंटोफोबिया, फियर ऑफ डेंटिस्ट, डेंटिस्ट से यानी कि दांत के जो डॉक्टर है उससे डर लगना, डेंटोफोबिया। ग्लासोफोबिया, क्या है? फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है। ग्लासोफोबिया क्या है? मंच पे जाके बात करने वाले या बहुत सारी पब्लिक के बीच में बात रखने को डर लगना क्या कहलाता है? ग्लासोफोबिया। नेक्स्ट क्या है? हेमोफोबिया, हेमोफोबिया क्या है? फियर ऑफ ब्लड, वो बोलते हैं ना कई लोगों को खून को देख के चक्कर आने लगते हैं, वही बात है हीमोफोबिया। मोनोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग अलोंग, अकेले रहने से डर लगना कहलाता है मोनोफोबिया। नेक्स्ट क्या है? माइसोफोबिया, फियर ऑफ जर्म्स, फियर ऑफ जर्म्स क्या कहलाता है? माइसोफोबिया। नोजोकोमियोफोबिया, मतलब फियर ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से डर लगना क्या कहलाता है? नोजोकोमोफोबिया। नेक्स्ट क्या है? नाइटोफोबिया, फियर ऑफ डार्क, डार्क प्लेस से या रात से बहुत डर लगना क्या कहलाता है? नाइटोफोबिया। नेक्स्ट क्या है? ओरिएंटोफोबिया, फियर ऑफ बर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फेग्ज्मोफोबिया, फियर ऑफ गॉड्स से लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जूफोबिया, फियर ऑफ एनिमल, सबसे ज़्यादा क्या वो कौन सा आता है? एक्वोफोबिया, एल्गोफोबिया, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का एक और नाम मैंने ऊपर बताया था, वो भी हाइड्रोफोबिया एंड वो सेम है, ठीक है। जूफोबिया, ये वाले जो फोबिया है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर जगह पूछे ही जाते हैं। कौन से? एक्वोफोबिया, एल्गोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, ठीक है। हाइड्रोफोबिया आल्सो रिलेटेड द रेबीज डिसीज, ठीक है। ये चीज़ है। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई हो, और मैंने आज सारे फोबिया डिस्कस कर लिए हैं, डिसऑर्डर ऑफ थॉट डिस्कस कर लिए हैं, जितने भी जो मीनिंग्स थे, वन वर्ड मीनिंग थे वो पूछ लिए, और अधिकांश साइकेट्रिक में वर्ड पूछे जाते हैं वन वर्ड, ठीक है, कि ये ऐसी सिचुएशन आएगी तो ऐसा क्या होगा करके। तो आप उन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कीजिए। साइकेट्रिक के जितने मेन डिसऑर्डर थे वो हमने डिस्कस कर लिए, ईसीटी डिस्कस कर लिए, आईक्यू लेवल डिस्कस कर लिए। ऑलमोस्ट आज से हमारी साइकेट्रिक ख़त्म हो गई है। कल से हम न्यू जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट करेंगे, और इसके जितने भी यदि मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन अभी नहीं हो पाए हैं, तो जब मैं मिक्स क्लास लूँगी सारे सब्जेक्ट की, तब मैं उसमें कवर करने की कोशिश करूँगी। आई होप आज से आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग का रिवीजन कंप्लीट हो गया हो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।